नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी स्कूल साथियों का मैं यशवंत भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, सभी लोग जुड़ जाइएगा। बच्चे लोग, क्या हाल चाल? सब लोग ठीक ठाक हैं? खूब पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलाना तो पड़ेगा लल्ला, है ना? तो अब आज की जो क्लास है उसमें हम एसएसटी में हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आज हम, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो क्लास रहेगी एनिमेटेड रहेगी, इसके साथ साथ आपको वो सारी चीजें दिखाई जाएगी पिक्चर फॉर्म में, है ना? गांधी जी की एंट्री होगी। ठीक है। तो इसको पूरी कहानी के रूप में सुनना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सब हम लोग करा देंगे। बस इस क्लास को बड़े ध्यान से देख लेना मेरे दोस्त। तो हम आज पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी हाँ। तो भाई हमको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में? गांधी जी अगर दिखाई दे रहे हैं मतलब गांधी जी का ठीक ठाक रोल रहेगा। जब भी हम हमारे इंडियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं? तो आज की पूरी जो चर्चा होने वाली है उसमें पहले हम एक मेन पार्ट समझेंगे, एक बेस क्लियर करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम समझेंगे कि भाई कहानी में क्या क्या है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जितनी बातें लिखी हैं, सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, इसका इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में जानेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या कहता है भैया परिचय? तो देखो, पहले की क्लासों में हमने देखा है कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना, उदय होता है। तो नेशनलिज्म कैसे आया, राष्ट्रवाद कैसे आया पूरे विश्व में? और पूरे विश्व में हमारा भारत भी एक छोटा सा देश है। छोटा सा नहीं बेटा, बहुत बड़ा है ना? पॉपुलेशन के मामले में हम सबसे ज्यादा हैं, याद रखना। ठीक है। कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो हमारे भारत की हो चुकी है। पहले चाइना की थी, अब तो भारत की है। समझ गए बच्चों? हम्म। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसको हमको आज की क्लास में समझना है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ बताने वाला है हमको? ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपने देखा, पहले भी हमने देखा है कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्य, है ना? हमने देखा यूरोप का जो उदय हमने पढ़ा था, उसमें जो आधुनिक राष्ट्र राज्य थे, ठीक है, उनका कैसे उदय हुआ उसके बारे में तो पढ़ लिए हैं। भारत में भी ऐसी ही कुछ घटनाएं घटित हुई। राष्ट्रराज का मतलब सभी लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उनकी अब नहीं चलने वाली। समझ में आया? ठीक है। तो अब भारत में उस समय के बड़े लोग कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के खिलाफ कौन? भारतीय। तो जितने इंडियंस थे सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो जैसा यूरोप में हुआ था वैसा ही अब भारत में होने वाला है। तो कैसे हुआ इसको हमको समझना है। ठीक है। तो एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कम टू बी एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट और जो नेशनलिज्म है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड वॉट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मतलब इसका अर्थ यह भी था कि लोगों की जो समझ है उसमें बदलाव आया। राष्ट्रवाद का मतलब कि लोग जो जैसा पहले सोचते थे वैसा नहीं सोचेंगे, अब सोच बदलेगी। ठीक है। पहले तो नॉर्मल कॉल में बात हो जाती थी, अब वीडियो कॉल में बात होती है। ठीक है। तो इसका अर्थ यह भी था कि लोगों की इस समझ में
बदलाव आया कि वे कौन है, उनकी पहचान और अपनेपन की भावना क्या है। ये कैसे पता चला? जब राष्ट्रवाद की भावना जागी। आपने देखा है कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी लड़ाई वाली बात आती है या इंडियन पाकिस्तान का मैच होता है, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मतलब राष्ट्र प्रेम जाग जाता है ना, नेशनलिज्म जाग जाता है, राष्ट्रवाद जाग जाता है कि हम सब एक हैं। उस समय हम आपस की लड़ाई को भूल जाते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसी भारत में भी क्या होता है, सभी लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे की कहानी को समझते हैं। देखो, जो चेंजेस आया उसमें सबसे पहले न्यू सिंबल्स आए, नए प्रतीक आए, है ना, न्यू आइकॉन्स आए, नए चिन्ह आए जो पहले अंग्रेजों के जमाने थे उससे बदल गए, न्यू सॉन्ग्स आए, है ना, और इसमें पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आए। ठीक, इसके साथ साथ नए विचार, है ना, और नए संबंध भी बने, और समुदायों की सीमाओं को पुनः परिभाषित भी किया गया। ठीक है, जो अलग अलग देखा जाए तो हमारे जो अलग अलग बाउंड्रीज थी, है ना, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया। मैं क्या बता रहा हूं इतने देर से? सिंपल सा आपको याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म का जो थॉट है वो कैसे क्रिएट हुआ, क्या चेंजेस आए, मैं आपको वो बताने आया हूं। ठीक है, और इसमें लीड रोल किसने किया वो हम पढ़ने वाले। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझेंगे, है ना। तो इंडियन नेशनलिज्म को समझने से पहले हम, आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा है कि इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। अधिकांश देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो सर, भारत में ये कैसे उभरी? हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? भारत में चेतना कैसे उभरी, भारत में कैसे आया, ये जानना है कि जो जिस नेशनलिज्म की बात हम यूरोप में कर रहे थे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जिस नेशनलिज्म की बात हम यूरोप के लिए कर रहे थे, इंडिया में कैसे आया, ये समझना है। ठीक है, देखो तो क्या था, भारत भी उन देशों की तरह, है ना, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनियंस, मतलब उपनिवेशों की तरह, मतलब ऐसे देश, कॉलोनिज्म किसे कहेंगे, उपनिवेशवाद किसे कहेंगे, जहां पर, जिन देशों में किसी और देश का राज होता हो, है ना, जो शासन होता हो। ठीक है, रूल मतलब लाइक इंडिया को रूल कौन करेगा, इंडियंस को रूल कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो दैट्स कॉल कॉलोनिज्म, है ना, उपनिवेशवाद। ठीक है, तो भारत भी इसका हिस्सा था। ठीक, समझ में आ रहा है? द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज क्या है, इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेश विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। जो मॉडर्न नेशनलिज्म था, ये कैसा था, ये कॉलोनियल के अगेंस्ट था, एंटी कॉलोनियल था। मतलब क्या, जैसे हमने यूरोप में देखा था कि वो किंगडम सिस्टम के अगेंस्ट वो लोग क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वॉर चल रही थी। ठीक, भारत में क्या होता है, भारत में होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में क्या चल रही थी, वॉर चल रही थी। अब डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, है ना, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक्ट करेंगे,
कि क्या हमको करना है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ हम नहीं थे, और भी थे हमारे जैसे, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों को अपनी एकता का एहसास होने। जब हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सारे इंडियंस कलेक्ट होने लगे, है ना, तो एक इमोशनली कनेक्ट हुआ, है ना। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। तो कॉलोनिज्म के साथ जो स्ट्रगल हुआ ना, तो पीपल्स के बीच यूनिटी स्टैब्लिश हुई। ठीक है, हाँ, एक दूसरे से जुड़ने लगे लोग, सहानुभूति होने लगी। ठीक है, सिंपैथी। ठीक है, चलो, उपनिवेशवाद के तरह उत्पीड़ित होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया, जिसने कई अलग अलग समूहों को एक साथ बांध दिया। मतलब एक डिफरेंट ग्रुप्स के बीच क्या होने लगा, एक बॉन्ड क्रिएट होने लगा। ठीक है, किसके अंडर, अंडर कॉलोनिज्म। तो ये जो उपनिवेशवाद था, जिसमें अदर कंट्री हमारी कंट्री को रूल कर रही थी, तो इसके अंडर में जो पीपल्स थे, जो लोग थे, उन्होंने आपस में यूनिटी बनाई। ठीक है, उनके खिलाफ इनका संघर्ष होने लगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्या लिखा है। प्रत्येक वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को अलग अलग तरीके से महसूस किया। उनके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट थे, और उनकी जो नेशंस की फ्रीडम के बारे में अलग अलग उनकी क्या थे, थॉट्स थे। जैसे लाइक कोविड को लेकर, है ना, कोविड ने किसी का राइज अप किया तो किसी का डाउनफॉल आया। सबके अपने अपने, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस थे। किसी को लगा कि नहीं, हम एक नई लाइफ स्टाइल की ओर गए, नेचुरली हम लोग कनेक्ट हो पाए। किसी को क्या लगता है कि भाई हम तो बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, ये चीजें रहती हैं। समझ गए आप लोग। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने, या कांग्रेस के भीतर, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्म दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मोमेंट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक आंदोलन के तहत एकजुट करने का प्रयास किया। ठीक है, जो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग सोसाइटीज इसमें ऐड थी, है ना, तो इनको एकजुट करना। लेकिन एकदम से, है ना, एकदम से आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। आपको बहुत सारे संघर्ष का, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एकता बिना संघर्ष के नहीं उभरी। इनको एक साथ होकर भी इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रगल करना पड़ा। आंतरिक और बाह्य रूप से बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। और क्या हुआ सर? अब जो हुआ उसके बारे में हम जो पढ़ेंगे, उसका कुछ हिस्सा, नेशनलिज्म इन इंडिया का कुछ हिस्सा हमने लास्ट, मतलब पिछली क्लास में पढ़ चुका है। पिछले जो पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ चुका, मतलब क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया गया है। अब हम 20वीं सदी के प्रथम दशक तक भारत में कैसे राष्ट्रवाद हुआ, तो फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20 सेंचुरीज, है ना। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि ये डेकेड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा 19 to 2000 और 2000 to 2100। ठीक है, तो 1900 से 2000 के बीच इसको बोलेंगे 20वीं शताब्दी, 20th डेकेड। और 2000 से 2100 जो अभी चल रहा है, हम 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम दशक मतलब 1900 से 1910 तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, नेशनलिज्म का जो स्ट्रगल रहा उसके बारे में जो क्लास 9th है वहां पर डिस्कशन कर लिया है।
अब हमको जो डिस्कशन करना है 1910 से 1920 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में, जो भी हुआ उसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं। अब यहां पर अब देखना क्या क्या हो गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। इस पार्ट को, इस लेसन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ओवरव्यू जानते हैं। ओवरव्यू क्या जानते हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप जान लो कि इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ चुके हो। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे उसके बारे में यहां पर ये बताता है। चलिए, तो देखो इस अध्याय में हम 1920 के दशक की कहानी शुरू करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1920 के दशक की। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s decade. ओके, समझ में आया? एंड स्टडी द नॉन कॉर्पोरेशंस एंड सिविल डिसऑबीडियंस मोमेंट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। क्या है सर ये? जबरदस्त कहानी होगी। अब कहानी होगी ऐसी जहां पर गांधी जी एंट्री करेंगे। कैसे गांधी जी सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, अब प्लान बनाते हैं। ठीक है, कैसे अंग्रेजों को भगाया जाएगा इसका प्लान बनाते हैं। तो पहले किताब में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। तो किताब में लिखा है कि हम यह पता लगाएंगे, वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम यह पता लगाएंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे विकसित करने का प्रयास किया। ठीक है, हमको पता लगाना है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। और इस कांग्रेस में बहुत सारी सोसाइटीज थी। ठीक है, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। तो विभिन्न सामाजिक समूह ने खुद को इससे कैसे जोड़ा। हम जानेंगे कि हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार लोगों की कल्पना पर कब्जा किया। कैसे ये लड़ाई एक सैद्धांतिक ना होकर इमोशनल हो गई। देखो, कहने के लिए तो हम जब देखते हैं तो मैच चल रहा होता है इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन आपकी और मेरी धड़कनें चलती है ना। हम, हमारी भावना, हमारे इमोशंस हमारे नेशन से कनेक्ट होते हैं ना, हमारे राष्ट्र से कनेक्ट होते हैं ना दोस्त, है ना। ठीक है, अब क्या होगा। अब जो नेशनल मूवमेंट्स हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यहां पर सड़कों पर इस तरीके से आप जो देख रहे हैं ना, ये आम बात हो गई। सड़कों पर हड़ताल करना, जुलूस निकालना बहुत कॉमन हो गया। तो कैसे हो पाया भैया कि बात बात पे केजरीवाल जैसे निकल गए जुलूस पे, अनशन पे। ठीक है, अब समझना। अब हम हमारी किताब के जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट है उसको हम समझेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशंस। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए मैंने क्या बताया था कि क्या क्या कर लिया, सोसाइटीज कैसे जुड़ी। ठीक है, फिर हमने बताया था कि कैसे गांधी जी इनको जोड़ेंगे, है ना। इसमें किस प्रकार से गांधी जी का रोल रहने वाला है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो तो अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपको ऐसा लगता है तो एक बार रिपीट भी करके लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक, चलो भैया। तो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग 1919 के बाद के वर्षों में क्या रहा, इसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, चलो भैया क्या क्या हुआ आइए समझते हैं। देखो, द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज। राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, स्प्रेड हो गया नए क्षेत्रों में। अब वो कौन कौन से नए क्षेत्र थे हम जानेंगे। साथ ही साथ जो
नए सामाजिक समूह को भी इसमें शामिल किया गया। जो देखा जाए तो इनकॉर्पोरेटेड न्यू सोशल ग्रुप्स, ये इसमें क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। और स्ट्रगल के जो नए मॉडल्स डेवलप किए गए, डेवलप्ड न्यू मॉडल्स ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के नए तरीके विकसित किए। अब समझना, देखो क्या कह रहा है, इस पार्ट को, इस लेसन को समझना। इस लेसन में बता रहा है कि 1920 के दशक में कैसे लोग इकट्ठा हुए, कैसे बहुत सारी सोसाइटीज, सोशल ग्रुप्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए, कैसे इन्होंने स्ट्रगल करने के नए मॉडल्स लेकर आए, है ना। उसमें जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और प्रथम विश्व युद्ध है, ये कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसको हमको समझना है। तो देखते हैं भैया क्या होता है। तो हम इस घटनाक्रम को कैसे समझेंगे, ये सवाल है भाई साहब। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, उनके क्या निहितार्थ थे, उसके क्या सोच शामिल थी, उसको हमको समझना होगा। हमको समझना होगा कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो सबसे पहले युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा करी। कौन से युद्ध ने? आ? जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना, और रशियन एम्पायर, इसमें क्या था, शामिल था। ठीक, क्या हुआ सर, इसके क्या कारण थे, हम लोग समझते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके परिणाम क्या निकले, क्या कारण हुआ? तो रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसका वित्त पोषण युद्ध ऋण द्वारा किया गया। मतलब increase the defense expenditure which was financed by war loans। अब ये लाइन समझ में आई आपको? रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। अरे युद्ध करोगे तो वेपन्स लेने पड़ेंगे, हथियार तो लेने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए। हाँ, तो पैसा कहां से आता था? पैसा कहां से आता था? तो जहां ये रूल कर रहे थे, वहां से वो वहां के लोगों को परेशान करते, वहां से टैक्स ज्यादातर वसूल करते। ठीक, तो करों में वृद्धि करी उन्होंने, है ना, आपके कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि जो इनकम टैक्स था वो इंट्रोड्यूस कराया कि अब अगर आपकी छोटी मोटी इनकम भी होती तो उसमें भी टैक्स देने पड़ेंगे, है ना, जीएसटी जैसे। हाँ, तो और युद्ध के वर्षों में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा तो भारत में भी सामानों की कीमत बढ़ने लगी। और तो और 1913 और 1918 के बीच दुगनी हो गई, जिससे आम लोगों के लिए अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न। तो आपको मैं बताऊं, आपको क्या लगता है कि वॉर होना अच्छी बात है? बेटा, अगर हम भारत पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं ना, तो इसमें भी वेपन्स यूज होंगे और हमको हथियार खरीदने पड़ेंगे। और बेटा ये पैसा कहां से आएगा? ये हम तुम देंगे, तुम्हारा मम्मी पापा देंगे, हमारे मम्मी पापा देंगे। इन कम वक्तों का कुछ नहीं जाता न्यूज वालों का, जे लड़ लिए वो लड़ लिए। अंजना ओम कश्यप आ जाती है, तुम उसको जानते हो क्या? नहीं जानते, कोई बात नहीं। चलो, ठीक ठाक चल रहे हैं, समझते जाना। आगे क्या होगा कि गांव से सैनिकों की आपूर्ति करने का आह्वान किया गया। villages were called upon to supply soldiers and the force recruitment in rural areas caused जो है widespread anger। मतलब यहां पर जबरन भर्ती करी जाने लगी, गांव से सैनिकों की आपूर्ति करने का आह्वान किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती से व्यापक आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोश,
जैसे तुमको कभी कोई आपकी डिमांड होती है, अगर पापा नहीं मान पाते, हाँ, रोने लगते, हाँ, आक्रोश आ जाता है, मुक्का मारूंगा तुझे, ऐसा लगने लगता है ना। मम्मी पर ही गुस्सा आता है, पापा पर ही गुस्सा आता है, हैं? तो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है जबरन भर्ती। जबरन भर्ती क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कॉलोनिज्म थे, जो कॉलोनियल स्टेट्स थे, वहां के लोगों को, बेचारों को मजबूरी में सेना में शामिल होना पड़ता था। हम्म? अब क्या करें, मरने के लिए तैयार हो जाओ, उनकी मर्जी नहीं भी है तो भी जाओ। अरे अपने देश के लिए लड़े तो ठीक है, कम वक्त उनके लिए लड़ना पड़ रहा है यार, ये तो दिक्कत होगी ना दोस्त। ठीक, चलो, फिर क्या हुआ सर? Then in 1918, 19 and 1920, 21, crops fell in many parts of India. भारत की अलग अलग जगह में सूखा छा गया भाई साहब, देख रहे हो, फसल बर्बाद हो गई, बेचारे किसान बहुत मुश्किल में आ गए, बहुत ज्यादा मुश्किल में। कैसे होगा मुन्ना, ये समस्या हो गई। ठीक है, और खाद्यान्न फसलें में भारी कमी हो गई, लोग सड़क पर आ गए, ये स्थिति हो गई। अब क्या होगा? ये तो चल ही रहा था, एक इन्फ्लुएंजा नामक महामारी, जैसे कोरोना है ना, वैसे ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। मतलब हर तरफ से, एक तो तुमने टैक्स लगा दिया, महंगाई अलग बढ़ गई है, और बीमार अलग हो रहे हैं, और सूखा भी छा गया। इतनी भयानक स्थिति होना, अब आप समझ सकते हो। इसके परिणाम स्वरूप 120 130 लाख लोग, जिसको मिलियंस में बोले तो 12-13 मिलियंस लोग, बताओ, 1 मिलियंस में 10 लाख लोग होते हैं, 12 मिलियन में 120 लाख रुपए, 13 रुपए नहीं बेटा, लोग। सोचो उस समय 120 130 लाख लोगों का मरना, समझ में आया? तो हम 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के परिणाम स्वरूप 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। हमको कैसे पता चला कितने लोग मरे गए? क्योंकि जब सेंसस होता है 1921 का सेंसस, जैसे अभी भी सेंसस चलने वाला है, ठीक है, तो समझना सेंसस क्या होता है। इसको बोलते हैं हम जनगणना। क्या कहते हैं दोस्तों? जनगणना। जनगणना क्या होती है? याद रखना बच्चों, आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं कि 10 साल में, कितने साल में? प्रत्येक 10 साल में कितने लोग या जनसंख्या, लोगों में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी मृत्यु हुई, कितनी जाति के हैं, ये सारी चीजों का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। समझ में आया? तो यहां मैं गणना का अर्थ आपको बता दिया। ठीक, अब आगे क्या हुआ? तो लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी कठिनाई खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। उनको लग रहा था कि यार अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड भी शामिल था, जिसका हम पर राज था, तो उधर युद्ध हो रहा था, भुगतान किसको करना पड़ रहा था? हम लोगों को करना पड़ रहा था। तो ये चीजें हो रही थी, तो लोगों को लगा कि चलो अभी युद्ध चल रहा है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। ना जी ना, कच्छू ठीक नहीं हुआ, फिर भी दिक्कत चल रही। अब क्या होगा सर? अब कुछ ना कुछ तो होगा। अब इस समय अब आएंगे गांधी जी। इस स्तर पर एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया तरीका सुझाया। बोले भैया अब लड़ाई मड़ाई ना बंदूक बंदूक से तो ना करेंगे, अब हम बात बात पर अनशन पर बैठ जाएंगे। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर appeared and suggested a new mode of struggle। इसने संघर्ष का नया तरीका सुझाया। वो क्या तरीका था समझना। अब हम कहानी के अगले पार्ट में जा रहे हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह, सबसे पहले अब हम जानेंगे। जब भी हम गांधी जी की बात करते हैं तो सत्याग्रह को हम कैसे भूल सकते हैं? सत्य का आग्रह, मतलब सत्य के लिए लड़ना, सत्य की लड़ाई लड़ना और सत्यता के साथ लड़ना। इसमें मारपीट नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, है ना। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह हम लोग समझते हैं क्या है भैया, समझते हैं। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह 1915 जनवरी, जब महात्मा गांधी भारत लौट आए, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। तो सर गए कहां थे जो लौट आए? जन्म कहां हुआ था इनका? तो भारत में ही 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। कहां पर? गुजरात में। ठीक, अब इनका जन्म हुआ, फिर ये पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर चले गए। और वहां पर जब बाहर गए तो एक बार ये बैरिस्टर बने थे, एडवोकेट बने थे अच्छे खासे। तो ये गोरे और काले की लड़ाई चल रही थी, तो ये अफ्रीका गए थे, समझ में आया? तो अफ्रीका में लंबे समय तक इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो अब जब वो भारत लौटे, कब लौटे? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसलिए हम 9 जनवरी 1915 को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है ना तो कमेंट करना, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, पूरी क्लास देख रहा है। ठीक है। तो महात्मा गांधी क्या होते हैं, भारत लौटते हैं। फिर क्या हुआ सर? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी भी बताया कि वो कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। और दक्षिण अफ्रीका से जब आए तो उन्होंने वहां पर भी एक आंदोलन की नई पद्धति अपनाई थी। As you know, he had come from South Africa, where he had successfully for the racist regime with a novel method of mass. तो अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो चीजें की थी, अब वो भारत में भी अपनाने वाले थे। और दक्षिण अफ्रीका में वो जो जन आंदोलन की जो नई मेथड उन्होंने यूज करी, उसका नाम उन्होंने रखा था सत्याग्रह। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से नस्लवादी शासन से समता पूर्वक लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। मतलब उस समय नस्ल के खिलाफ लड़ाई थे कि जो भाई ये गोरे काले का भेद है, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि ऐसा नहीं, सब समान है। और ये जो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। तो सत्याग्रह का विचार सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल देता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या सजेशन दिए थे सर? इनका यह था कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आपका जो कारण है, जो रीजन है, वो ट्रुथ होना चाहिए। आप सत्य के लिए लड़ो। ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो इनजस्टिस के अगेंस्ट करो। संघर्ष अगर कर रहे हो तो अन्याय के विरुद्ध। समझ में आया? ये नहीं कि तुम उठपटांग कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। तो अब इसके लिए इन्होंने बताया था कि अगर आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, है ना, तो आपको किसी प्रकार से बलशाली होने की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इन्हें बोला जाता था बिना हाड़ मांस का गुंडा। गांधी जी क्या बॉडी बिल्डर थे क्या? नहीं थे ना, फिर भी लोग डरते थे। इवन इंडियंस तो ठीक है, फॉरेनर्स भी डरते थे भाई गांधी जी से। क्या ही था इनके पास में? कुछ नहीं था, पतला सा आदमी धरा है धोती मोती पहन के, और जो चल दिए। ठीक है, चलो भैया, अब क्या हुआ? तो अब इन्होंने जब स्टार्ट किया तो ऐसे ही पैरेलल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है, जिसका इफेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में भी पड़ रहा था। ठीक, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता के बिना एक सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता है, ये तो उन्होंने बता दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये उत्पीड़क की अंतरात्मा को जगाकर किया जा सकता है। इसका कहना है कि तुम कितने भी प्रताड़ित हो जाओ, लेकिन आप अपने भावों के साथ खिलवाड़ मत करो, आप अपने विचारों के साथ खिलवाड़ मत करो, आप लड़ो, आप जीतोगे। इन्होंने विश्वास दिलाया। ठीक है,
इन्होंने लोगों को बोला, जितने भी लोग प्रताड़ित हैं, उन्होंने बोला कि सत्य को देखने के लिए राजी करना होगा, ना कि हिंसा के माध्यम से सत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। इन्होंने बोला कि अंग्रेजों को हम एग्री करेंगे, पर सच्चाई के साथ, ट्रुथ के साथ। ये नहीं कि हिंसा करके उनको बताओ कि देखो तुम गलत कर रहे हो। उनको बताना है कि हम पीड़ित हैं, समझ में आया, और हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आप देखो जानो। और उन्होंने बोला कि जानेंगे, ये हमारी बात मानेंगे। ये नहीं कि हिंसा के माध्यम से बताओ कमबख्तों तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, इस संघर्ष से अंततः सत्य की विजय होनी तय थी, और हुआ भी। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म, महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। महात्मा गांधी believed that this dharma of non-violence could unite all Indians। ठीक है, इनका ये बिलीव करते थे कि अहिंसा एक ऐसा रास्ता है, इस सारे धर्मों को एकजुट कर लेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहां पर आप देख रहे हो, सभी को राष्ट्र भावना से बांध लिया गया। समझ में आया? भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अभी आ गए भैया, गांधी जी आ गए, एंट्री हो गई। अब हर जगह सत्याग्रह होंगे। कहां से? 1916 में उन्होंने दमनकारी बागान प्रणाली के खिलाफ संघर्ष के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु बिहार के चंपारण, मतलब फर्स्ट जो इनका सत्याग्रह था, है ना, उसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है? चंपारण से होती है। कहां से होती है दोस्तों? बिहार के चंपारण से। याद रहेगा सभी को? ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, बिहार, वो लालू प्रसाद वाला, ई ससुरा का बताएंगे, का मोदी जी ऐसा करोगे? तो चंपारण की यात्रा करते हैं गांधी जी। अब भैया गांधी जी कहाँ आ गए? चंपारण आ गए। अब क्या होगा सर? जो होगा हम देखेंगे। उन्होंने 1917 में गुजरात में खेड़ा जिला के किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1916 में चंपारण, 1917 में ये कहां चले गए? खेड़ा सत्याग्रह। अब फसल की जो विफलता थी, मैंने आपको बताया था कि उसी दौरान फसलों को भी नुकसान हुआ था, महामारी भी हो गई थी। तो सबके अलग अलग कारण थे। जैसे मैंने आपको बताया कि चंपारण में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यह था कि इन्होंने एक बागान प्रणाली के खिलाफ संघर्ष। तो बिहार में जो चंपारण क्षेत्र है, वहां के किसानों, चंपारण इन बिहार, टू इंस्पायर द प्रेजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इसके खिलाफ दमनकारी, मतलब क्रूरता से क्या किया जा रहा था? एक टैक्स लिया जा रहा था, उसके खिलाफ गांधी जी वहां पे जाते हैं। उसके बाद जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कि गुजरात में है, उसका कारण यह था कि वहां पर फसल का ना होना, प्लेग बीमारी से प्रभावित होना, और खेड़ा के किसान जो राजस्व है, जो टैक्स है ना, उसको पे करने में क्या स्टेबल नहीं थे। तो भुगतान करने में वो असमर्थ थे और मांग कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन दे दी जाए। द प्रेजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग, है ना, डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। वो चाह रहे थे कि थोड़ा यार रिलैक्सेशन दे दो, है ना, बीमारी भी है, महामारी से जूझ रहे हैं, फसल भी बर्बाद हो गई है। ठीक है, चल फिर 1918 में महात्मा गांधी जी ने कपास मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद के। तो कितने हो गए? पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। ठीक है, तो मिल मजदूरों के साथ उनकी लड़ाई में शामिल हो गए।
देखो, एक ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है आपके किताब में, एक बुक में एक पिक्चर कॉर्नर पे दी हुई होगी, है ना। तो उसमें यहां पर दिखा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कामगार 6 नवंबर 1913 को क्या है, बॉक्सर टस्ट, क्या है, बॉक्स रस्ट में मार्च करते हुए ये सारे श्वेत अश्वेत की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, ठीक है। और महात्मा गांधी इनका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। यहां वो स्थिति को दिखाया गया है जहां पर मार्च जितने लोग कर रहे थे तो उनको कैसे रोक दिया गया था और उनके खिलाफ सब लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ अश्वेतों के अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ वो सारे लोग क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट व्हाट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स। चलो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे कि अब जो रॉलेट एक्ट है भारत में नास्तिकता को जानेंगे। नास्तिकता तो नहीं कहेंगे इसको, हम ऐसा कह सकते हैं कि कैसे क्रूर होते हैं, मतलब अंग्रेजों ने क्या गदर मचाई यार, पागल कर दिए थे यार लोग, बहुत बेचारे पता है बड़े परेशान थे, है ना। उनको टैक्स देना पड़ता था, बेचारों को काम करवाते थे, पैसे कम देते थे, सेना में जबरदस्ती भर्ती करवा रहे हैं, जाओ लड़ो। मतलब यार इंडियंस सच में बहुत परेशान थे और बाकी जो नेता थे सब इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पर एकदम से सब लोग इकट्ठा भी तो नहीं हुए। अब आज आज की तारीख में मैं बता रहा हूं अपने देश में तुम और मैं पर कितने परेशान है ना, बहुत सारे बच्चे बेटा, बड़े बड़े लोग, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे हमारे देश में आज भी समस्या है। पर क्या है, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, 10-15 साल से जितवा रहे हैं, सबको क्या है, टर्म बाई टर्म देना चाहिए। पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटिक, मैं ही पढ़ाऊंगा पॉलिटी, अपन बहुत अच्छे से पढ़े। तो चलो अपन अब रोलेट एक्ट के बारे में समझते हैं, क्या है सर द रोलेट एक्ट, क्या है। देखो, एक्ट मतलब एक प्रकार का लॉ, एक प्रकार का रूल, ठीक है। तो इस सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। देखो, गांधी जी जब आए और जब वो भारत की इंडियन पॉलिटिक्स में वो एड ऑन हुए, है ना, तो मैंने जितने चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, तो इनमें जब सत्याग्रह किए तो गांधी जी सक्सेस हो गए। और इसी बीच अंग्रेजों ने एक अधिनियम लेकर आए थे जिसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने एक नियम लाए कि अब अगर किसी ने दंगा किया, अब अगर किसी ने हड़ताल करी, अब अगर किसी ने विरोध प्रदर्शन किया तो ससुरा साहब को हम जेल भेजेंगे, हम मारेंगे अलग, ठीक है ना। तो सचिव जी जैसे काम हो गया, ये सचिव जी प्रधान जी मिलकर क्या क्या गोटी बिठाते हैं। तो अंग्रेजों ने बोला कि भैया अभी तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, तो गांधी जी तुम जितने सत्याग्रह कह रहे थे हमने सोची कि मान लो, पर तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो इन्होंने लाए रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो था, बिना अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी कारण के, अगर तुम छोटा मोटा भी कार्य करते हो तुमको जेल भेज दिया जाएगा या तुमको गोली दाग दी जाएगी। तो घबरा गए, गांधी जी को लगा कि भाई गलत हो रहा है, हाँ ठीक है। तो बोले चलो फिर से एक सत्याग्रह करते हैं, तो इन्होंने फिर से सत्याग्रह किया। अब दिस एक्ट हैड बीन hardly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members.
भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद इस अधिनियम को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। मतलब इन्होंने एक कानून लेकर आए कि हम अब अगर ऐसा करोगे तो हम ये कानून लाएंगे, तो इसका विरोध किया गया। विरोध करने के बाद भी क्या कर दिया गया, इसको पारित कर दिया गया। अब देखना कहानी में ट्विस्ट आएगा। द गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू पर्पस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अपार शक्तियां प्रदान करी। सरकार उस समय कौन थी? ब्रिटिश की। तो इस नियम ने लोगों पर दबाव बनाने के लिए, डर बनाने के लिए पर्याप्त काम किया। ठीक है। और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। मतलब जो भी पॉलिटिकल्स लोग थे उन सभी लोगों को 2 साल की सजा हो गई, है ना। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल disobedience against such unjust law which would start with a hurtal on 6 अप्रैल, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल से होनी थी। सभी ने अवज्ञा चाहते थे। भैया देखते हैं क्या करते हैं इसमें। विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई, है ना। रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उसके बाद बहुत सारी दुकानें बंद हो गईं। ठीक। तो अंग्रेजों को भी लगने लगा यार कि भाई साहब कौनो गड़बड़ है, हैं? कौनो तो गड़बड़ है। ठीक है सर, क्या गड़बड़ी है? रेलवे तार ये तो चल रहे थे, अब इनको भी रोक लगाएंगे अपन। बोले जो लोकप्रियता मिल रही है इससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अब होगा क्या? ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादियों पर नकेल कसने का निर्णय लिया। बोले नहीं, हम फिर से इन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिज्म। ठीक। महात्मा गांधी जी को जो है स्थानीय नेताओं को अमृतसर से उठा लिया गया और महात्मा गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। लोकल लीडर्स पर picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. बोले तुम दिल्ली नहीं आओगे। अब बात बिगड़ने वाली है, अब माहौल बन चुका है। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है? 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी कर दी। भैया 6 अप्रैल से चालू होना था, धीरे धीरे हुआ भी, फिर सबको रोक लगा दी गई। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, हम जुलूस तो निकालेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, बेचारे सब। और 10 अप्रैल को क्या हुआ? जो बैंक थे, है ना, पोस्ट ऑफिस थे, ठीक है, और कुछ जो रेलवे स्टेशन थे, ये सब खाली हो गए, लोग इकट्ठा हो गए और यहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायल ने इसकी कमान संभाली। ठीक है। मार्शल लॉ क्या होता है सर? एक मिलिट्री गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री को पावर दी जाती कि तुम पूरी व्यवस्था को संभालो, है ना। मिलिट्री को पूरी पावर देती, तुम जो चाहे कर सकते हो। ठीक है। चलो, अब 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड, बेचारे निर्दोष लोगों को मारा गया, जनरल डायर ने गोली चला दी। मतलब इतनी भयावह स्थिति थी ना, जैसे अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, बेचारे मर गए यार, वैसे ही इन लोगों पर इस कमबख्त जनरल डायर ने गोली चला दी। बहुत ही भयंकर गुस्सा आया। अब क्या होगा सर? हुआ यह था कि उस दिन, वन द डे, a crowd of villagers who had come to Amritsar to attend a fair gather in the enclosed ground of
जलियांवाला बाग। तो उस दिन अमृतसर में एक मेले में भाग लेने आए ग्रामीण लोगों की भीड़ थी, जो कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी, है ना। तो शहर के बाहर से, मतलब शहर के बाहर से होने के कारण उन्हें वहां लागू मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। अब बेचारे गांव से आए थे, उनको नहीं पता था कि यार यहाँ पर ये मेले में नहीं जा सकते, मार्शल लॉ लागू हो गया है। उन्होंने बोल के रखा था कि कोई भी इकट्ठा हो गया तो हम निपटा देंगे। अब बेचारे गांव वालों को नहीं पता था। तो सरकार ने, कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए, प्रोटेस्ट करे। ठीक, किसी की नहीं सुनी भाई साहब। किसी की नहीं सुनी। अन्य लोग बैसाखी के मेले में भाग लेने आए थे, मतलब कुछ लोग निर्दोष थे, कुछ तो जुलूस वुलूस निकाल भी रहे थे, पर सब पर ठीक है। जनरल डायर इलाके में घुसा, सारे बाहर निकलने के दरवाजे बंद किया, भीड़ पर फायरिंग कर दी। समझ में आया? ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, ओपन फायर ऑन द क्राउड और किलिंग 100, सैकड़ों की हत्या कर दी। मैंने सड़कों बोल दिया, सॉरी, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। बहुत गलत हुआ दोस्त, बहुत गलत हुआ। मतलब इतना इफेक्ट पड़ा। अच्छा, उसका उद्देश्य क्या था कि जब हम ऐसे निर्मम हत्या करेंगे ना तो लोग डर जाएंगे। बेचारे लोग हैं यार, मासूम लोग हैं, उनकी जान ले लोगे, डर तो लगेगा ना दोस्त, है? डर लगा उनको। ठीक है, अब इसका हम पार्ट सेकंड समझते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है? जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के कई शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। भारत में सब लोग आगे भैया, सब निकलकर बाहर आ गए। कौन कौन थे? सारे लोग थे, गांव शहर सारे लोग। हड़तालें करी, पुलिसों से झड़प हुई, है ना, सरकारी इमारतों पर हमले किए गए। सरकार ने क्रूर दमन का सहारा तो लिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल repressions seeking to humiliate and terrorist people। सरकार ने क्रूर दमन का सहारा लिया, लोगों को अपमानित करने और आतंकित करने का प्रयास किया। और क्या क्या किया? सत्याग्रहियों को, विचारों को जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर होना पड़ा। Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets, सड़कों पर रेंगना पड़ा उनको। डू सलाम, सैल्यूट टू ऑल साहिब, सभी साहिबों को सलाम करो, सभी साहिबों को सलाम करो, हैं? गांव पर बमबारी की गई, विलेज वर बॉम्ब्ड। समझ में आया? और ये चीजें अराउंड क्या है, गुजरनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। मतलब ये घटना जो है, ये अभी जहां पर घटित हुई, ये गुजरनवाला है, इसके आसपास की घटना है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान। यह बहुत बुरा है। इस हिंसा से सीनिंग वायलेंस स्पेयर्ड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। जब ये घटना देखी तो गांधी जी ने बेटा अपना मोमेंट वापस ले लिया। बोले मैं नहीं चाहता कि मेरे इस आंदोलन से बेचारे मासूम लोगों की जान चली जाए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। समझ गए बच्चों? ठीक है। यद्यपि रॉलेट सत्याग्रह एक व्यापक आंदोलन था, फिर भी यह ज्यादातर शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। ठीक है। और महात्मा गांधी नाउ फेल्ट, मतलब उन्होंने महसूस किया कि अब भारत में एक अधिक व्यापक आधार वाला आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बोले कि अब हमको नीड है मोर ब्रॉड बेस्ड मोमेंट इन इंडिया। बोले इन इन लोगों ने हमें इस प्रकार से मजबूर कर दिया कि अब हमें इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। इतनी बातें करी।
ठीक है, लेकिन उनको यकीन था कि यार हम सबको, हिंदू मुस्लिमों को जब तक हम एक नहीं करेंगे, क्योंकि मेन बड़ी जो दो कम्युनिटी थी वो हिंदू और मुस्लिम थे, तो बोले इन दोनों को एक करे बगैर तो नहीं हो सकता। ठीक है, उनको ये बात यकीन थी। ठीक है, अब इसी बीच उनका मानना था कि ऐसा करने का एक तरीका यह है कि खिलाफत वाले मुद्दे को उठा दो। अच्छा सर, अब ये बीच में खिलाफत आंदोलन कैसे आ गया? तो गांधी जी ने बोला हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए हमको मुस्लिमों का साथ देना पड़ेगा, या मुस्लिम के मुद्दों को पहले उठाना पड़ेगा, तब जाकर वो हमसे कन्वर्ट होंगे। भाई पॉलिटिक्स है। तो हुआ ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन टर्की की हार के साथ समाप्त हो गया। ऑटोमन एक साम्राज्य था, है ना? तो उस समय तुर्की की जब हार हो गई तो ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। और जब ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हुआ तो ऐसी अफवाहें फैला दी गई थी, ठीक है, एक र्यूमर्स फैलाया गया कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख, मतलब जैसे हमारे शंकराचार्य होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तो वैसे मुस्लिम्स में खलीफा हुआ करते थे, है ना? तो आध्यात्मिक प्रमुख खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक कठोर शांति संधि थोपी जाने वाली थी। ठीक है, खलीफा की खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। इस हार में खलीफा बेचारा एक प्रकार से कमजोर हो गया, उसकी बेइज्जती हो गई, है ना? तो लगा कि नहीं नहीं नहीं, हम शांति, जो कठोर शांति संधि जो थी उसके खिलाफ लड़ेंगे, हम खलीफा के साथ खड़े हैं। तो खिलाफत समिति बनाई गई 1919 में, क्योंकि वो शांति समझौता जो था, थोपना था, वो इंग्लैंड इन्हीं ने हराया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी उस समय भारत की राजनीति में आई हुई थी। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों एकजुट हुए, अच्छे नेता थे, पॉपुलर थे, और इस मुद्दे पर एकजुट जन कार्यवाही की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ इन्होंने चर्चा भी करी। तो महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, और गांधी जी ने इस मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आने के अवसर के रूप में देखा। मतलब उन्होंने बोला कि अभी हम आपका साथ देते हैं और फिर हम लोग मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जो हमारे पूरे देश के लिए होगी। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में उन्होंने बोला देखो खिलाफत तो चलेगा, अब हमको अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग, असहयोग क्यों, हमको सहयोग नहीं करना है, हमको अंग्रेजों की हर नीति के खिलाफ कार्य करना है। उन्होंने ये बात समझाई। ठीक है, फिर क्या होगा? जनरल डायर के क्रॉलिंग आर्डर का ब्रिटिश सैनिकों द्वारा क्रियान्वयन, अमृतसर पंजाब 1919। ये एक पिक्चर है, उसके बारे में दिखाया गया है। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में वाई नॉन कॉरपोरेशंस, असहयोग क्यों? अब यहां पर फिल्म में एक ट्विस्ट आ गया। अब गांधी जी अभी तक सभी ने अवज्ञा चला रहे थे, अब असहयोग क्यों, नॉन कॉपरेशंस मूवमेंट क्यों चलाया जा रहा है, क्या आवश्यकता पड़ी, जानेंगे असहयोग ही क्यों। ठीक, वाई नॉन कॉरपोरेशंस, इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की एक बुक थी हिंद स्वराज। तो यहां पर क्या था, दैट that British rule was established in India with the cooperations of Indians and had survived only because of these cooperations. उनका इस बुक में कहना था कि अगर अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं या वो यहां पर स्थापित हुए हैं तो उसकी बड़ी वजह ये रही कि हम इंडियंस ने ही उनके साथ कोऑपरेट किया है। समझ में आया?
अगर हम उनके कॉपरेशंस के अगेंस्ट हो जाएं, अगर हम उनको कॉपरेट ना करें तो निश्चित तौर पर वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और इसी सहयोग के कारण ही यह टिका हुआ है। अगर भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर ही खत्म हो जाएगा और स्वराज्य आ जाएगा। स्वराज का मतलब हमारा शासन, स्व मतलब अपना, राज्य मतलब हमारा जिसमें शासन होगा, स्वराज्य। ठीक है, इसलिए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। ठीक है, अब हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, असहयोग आंदोलन कैसे बन सकता है, ये एक विचार का विषय था। ठीक है, गांधी जी ने प्रस्ताव दिया कि आंदोलन को चरणों में चलाया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन कैसे बन सकता है? सरकार द्वारा प्रदत्त की गई उपाधियों के समर्पण के जो मतलब हम लोग जो कॉपरेट कर रहे थे, है ना, जो चीजें हमको वो दे रहे थे, हमको सब लौटाना होगा। इट शुड बिगन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट्स गवर्नमेंट अवार्ड, मतलब जितने उन्होंने अवार्ड्स दिए थे, है ना, अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितने ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उनको जो अवार्ड दिए, उन्होंने बोला कि हम अवार्ड नहीं लेंगे। ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया जो टाइटल्स उन्होंने दिया था। ठीक है, और किन की चीजों का बहिष्कार किया गया? बायकॉट किया गया। जो सिविल सर्विसेज थी उसका बायकॉट किया गया, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का, फॉरेन गुड्स का मतलब विदेशी सामानों का, विदेशी सामानों का, सभी का क्या किया जाने लगा दोस्त? सभी का बहिष्कार किया जाने लगा, बायकॉट किया जाने लगा। फिर यदि सरकार दमन का प्रयोग करती है तो पूर्ण सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर इसके खिलाफ अगर इन्होंने फिर से किया तो हम फिर से एक बार हम ये बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें हम सभी इकट्ठा होकर आपके रोलेट एक्ट का फिर से क्या करेंगे? विरोध करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने व्यापक दौरा किया और आंदोलन के लिए भीड़ जुटाई। जैसे मोदी जी कितनी सारी दौरा करते रहते ना, तो वैसे इन्होंने भी दौरा किया। ठीक है, चलिए, हालांकि कांग्रेस के भीतर कई लोग प्रस्ताव को लेकर चिंतित थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सक्सेस होगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार पता नहीं सक्सेस ना हो। Many within the Congress were, however, concerned about the क्या है proposals। इस प्रपोजल से कुछ लोगों ने तो एग्री कर दिया, पर कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते थे। ठीक है, तो हुआ ये कि वे नवंबर 1920 में होने वाले परिषद चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अनिच्छुक थे। वो नहीं चाहते थे कि देखो, वो उनको पता था कि 1920 में फिर से चुनाव होगा, जैसे तैसे, अरे छोटी मोटी राजनीति में यहाँ के लोग भी शामिल थे, तो बोले अपना घाटा क्यों करना यार, क्यों मोदी जी के विरोध में जाना, भले गलत भी करें, हमारे काम तो चल रहा है, ऐसे लोग थे। ठीक है, तो लोगों के साथ व्यवहार करने और उनसे जुड़ने, गतिविधियों में भाग लेने या चीजें खरीदने और उसको उपयोग करने से इनकार करना आमतौर पर विरोध का एक स्वरूप हो गया था। मतलब वही, अगर आप बायकॉट करते हो मतलब आप विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये बहिष्कार का मतलब यही होता है। चलो भैया, उन्हें डर था कि आंदोलन से जनहिंसा भड़क सकती है। भाई आंदोलन करोगे लोग भड़केंगे। सितंबर और दिसंबर के बीच के महीनों में कांग्रेस के भीतर तीव्र क्या चली? खींचतान चली। भाई गांधी जी बड़ा आंदोलन चाह रहे हैं और कुछ लोग उनके समर्थन में, कुछ विरोध में है, तो फिर गड़बड़ ना होगी। जैसे तुम पंचायत सीरीज देखे हो कि नहीं देखे हो, देखना। चलो, वहां पर विनोद का रोल पता चलेगा। कुछ समय तक तो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा है, कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा है। कुछ समय तक ऐसे ही लगा। ठीक, पर कुछ तो होगा। नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में समझौता हुआ
और असहयोग कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, तो कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। फिर धीरे से, पहले लड़ाई चली, फिर धीरे से अडॉप्ट कर लिया गया कांग्रेसियों के द्वारा कि नहीं चलो अब हम मिलकर ही लड़ेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब समझना है कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ। पहले तो हमने पृष्ठभूमि बनाई कि ये आंदोलन तैयार कैसे हो। पहले लड़े, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, फिर फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमको लड़ना है। ठीक है, किस किसने भाग लिया ये, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना, कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचारों को किस प्रकार अपनाया, ये सारी चीजें थी। तो इन्होंने बहिष्कार क्या क्या किया, बायकॉट किस किस का किया, तो फॉरेन क्लॉज 1922 में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़े और पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में देखा गया था। मतलब विदेशी कपड़े अगर आप पहन रहे हो, मतलब आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो, पर अब अगर उसको बायकॉट करोगे तो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट तो पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि आंदोलन के भीतर अलग अलग विचारधाराएं, ठीक है, जैसे कस्बों में अलग विचारधारा, गांवों में अलग विचारधारा, शहरों में अलग विचारधारा। द मोमेंट इन द टाउन्स, ठीक, तो आंदोलन के भीतर अलग अलग विचारधाराएं मिलती हैं। आप जैसे पाठ पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ, तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट आकांक्षाएं थी। ठीक है, सभी ने स्वराज के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन अलग अलग लोगों ने इस शब्द का अर्थ अलग अलग निकाला। ठीक है, चलिए, कस्बों में आंदोलन हुआ, और यह आंदोलन शहरों के मध्य वर्ग की भागीदारी से शुरू हुआ। द मोमेंट स्टार्ट विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। तो सिटीज में जो है, जो टाउनशिप है, जो गांव से थोड़ा ज्यादा और शहर से थोड़ा कम, तो यह आंदोलन शहरों में मध्य वर्ग की भागीदारी से शुरू होता है। ठीक है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण स्कूल व कॉलेजेस छोड़ दिए। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसका बायकॉट किया, लेफ्ट हो गए। और क्या हुआ सर, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन। लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये भी हुआ। और तो और मद्रास को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, जिसका पहले वो चिंता में थे कि नहीं यार हम बायकॉट नहीं करते, चुनाव आने वाले, पर फाइनली क्या हो गया, इसको भी बायकॉट कर दिया गया। ठीक, गैर ब्राह्मणों की पार्टी जस्टिस पार्टी का मानना था कि परिषद में प्रवेश करना कुछ शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है ना, तो ऐसा आमतौर पर ब्राह्मणों के पास ही था। जस्टिस पार्टी थी गैर ब्राह्मणों की, है ना, तो ये पहले ब्राह्मण लोग ही इसमें जाते थे, फिर दूसरे लोग भी जाने लगे, गैर ब्राह्मण लोग। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आर्थिक मोर्चों पर असहयोग के प्रभाव अधिक नाटकीय थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना, है ना, विशाल अलाव में जलाया गया विदेशी कपड़ा। ठीक है, 1921 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। इसका मूल्य 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया। मतलब इससे भाई साहब फर्क तो पड़ा, फर्क पड़ गया। ठीक है, व्यापारी, ये लोग, सभी लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से ये सब लिखा हुआ है, सब आपने किताब में पढ़ा है। जैसे जैसे बहिष्कार हुआ आंदोलन बढ़ता गया, आंदोलन बढ़ता गया। ठीक है, लेकिन अब इसको दबाया भी जाएगा। अब ये हुआ कि धीरे 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 अंग्रेजों ने कुछ परिवर्तन ऐसे किए जिससे लगा कि नहीं भैया काम तो करना पड़ेगा। खादी कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीदने में असमर्थ होते थे। ठीक है,
ये हो गया। अब हम समझेंगे फिर भी इतने लंबे समय तक मील के कपड़े का बहिष्कार कैसे कर सकते थे, है ना। अगर मील के कपड़े के बहिष्कार करोगे, दूसरे कपड़ा जो पहनोगे वो महंगा मिलेगा, है, खादी का कपड़ा, तो फिर तुम कैसे सरवाइव करोगे, कभी तो ना होगे। ठीक है। तो इसी प्रकार ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने भी समस्या उत्पन्न कर दी। फिर ब्रिटिशर्स भी आए अपनी वाली पे, उन्होंने बोले देखते हैं हम तुम कैसा करते हो। तो आंदोलन को सफल बनाने के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ी ताकि उनका उपयोग ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर किया जा सके। ठीक है। तो धीरे धीरे ये वापस हो गया, ठंडे बस्ते पर चले गया। धीरे धीरे स्कूल्स में बच्चे भी वापस लौटने लगे स्कूल की तरफ। ठीक है। सभी वकील भी काम पर आ गए। अब ग्रामीण इलाकों में क्या विद्रोह हुआ। ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी चीजें हो गई। ग्रामीण इलाकों में जो रीबिलिंग इनटू कंट्री साइड, तो यहाँ पर क्या होता है देखना कि असहयोग शहरों से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक भी फैल गया। धीरे धीरे ये फैल तो रहा था, आदिवासियों के संघर्ष में इनको शामिल किया गया, ट्राइबल्स एरिया के लोगों को। और जो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे, जो एक सन्यासी थे और पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हुए थे। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करते हैं, ग्रामीण में देखते हैं। यह आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से अत्यधिक ऊंचे लगान और कई अन्य उपकर की मांग करते थे। ठीक है। चलिए, तो ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के श्रमदान करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो किसानों को बिना किसी भुगतान के जमींदारों के खेतों पर बेगार करनी पड़ती थी। तो ये बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न हो रही थी, है ना। और धीरे धीरे देश एकजुट भी हो रहा था। ठीक। किराएदार के रूप में किराएदार के रूप में उनके पास स्वामित्व के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। उन्हें नियमित रूप से बेदखल कर दिया जाता था ताकि वे पट्टे पर दी गई भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त ना कर सके। मतलब ये असहयोग आंदोलन किसानों ने भी चालू कर दिया, क्योंकि किसान भी इस समस्या से क्या थे, पीड़ित थे। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपका आज का चैप्टर समाप्त होता है। कल जो है हम इसके आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।